और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज शिव की सेना का गठन होने जा रहा है। 12 बजे का ये वक्त बताया जाता है। सहयोगी हमारे साथ दोगेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं और इस वक्त डिबेट को ज्वाइन कर लिया है चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी ने। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। आज शिव की सेना का गठन होने जा रहा है। हालांकि बहुत ही ज्यादा छोटा ये मंत्रिमंडल है, लेकिन क्या कोशिश की जा रही है इस मंत्रिमंडल के गठन को करने की, और साथ ही जो मैसेज जो साथ ही कन्वे किया जा रहा है? देखिए रश्क, कई दिनों से बात चल रही थी कि शिवराज मंत्रिमंडल का गठन मिनी होगा, बहुत छोटा गठन होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संकट आया हुआ है, इसी बीच में लॉकडाउन की भी स्थिति है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, फिर भी जो कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि अकेले ही सरकार चला रहे हैं, वन मैन आर्मी है, इस तरह सारी चीजों को लेकर के गठन हालांकि थोड़ा और पहले हो जाना था, लेकिन जो आज से 4-5 दिन पहले गठन होना था उसमें कहीं न कहीं सिंधिया जी का इंटरफेयर हुआ और उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की, नड्डा जी से बात की, क्योंकि उस दौरान जो चर्चा हो रही थी उसमें सिंधिया जी के समर्थन में एक ही मंत्री लिए, चाहे गोविंद राजपूत रहे हो चाहे तुलसी सिलावट, बाकी 4 जो भाजपा के खांटी पुराने नेता हैं उनको लिया जा रहा था। इस कारण थोड़ा सा डिले हुआ और अंततः 2 सिंधिया समर्थक जो रहे हैं, जिन्होंने जो अभी वर्तमान में विधायक नहीं है, इनको 6 महीने के अंदर उपचुनाव लड़ना पड़ेगा, तब ये मंत्री पद अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। तो गोविंद राजपूत को ले लिया है और तुलसी सिलावट को ले लिया। अच्छा त्रिपाठी जी, यहाँ पे गोविंद सिंह राजपूत को लेना और मंत्रिमंडल में अगर हम बात करते हैं कि कमल पटेल, इनको भी लिया गया है, लेकिन जो लंबे वक्त से जो बुंदेलखंड की राजनीति को देखते आ रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं गोपाल भार्गव, वो उनको मंत्रिमंडल में अभी मिनी कैबिनेट में कोई जगह नहीं। ये आश्चर्यजनक बात है थोड़ा सा, क्योंकि गोपाल भार्गव इन शिवराज जी से भी सीनियर है। मैं आपको बता दूं 1990 में बुधनी से शिवराज पहली बार विधायक बने थे और गोपाल भार्गव 1985 में जब कांग्रेस की लहर थी, उस विपरीत लहर से वो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए थे। तब से लगातार वो जीतते आ रहे हैं और उनका जीत का अंतर भी थोड़ा अंतर नहीं रहता लंबा, कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 25,000 अजय कहे जा सकते हैं। जैसे बाबूलाल गौर को गोविंदपुरा से अजय कहते थे, ये तो अभी भी अजय है। और सबसे बड़ी बात, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और उनको इस समय जगह नहीं मिल पाई। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे उन्होंने कहीं न कहीं समझौता किया होगा, क्योंकि सिंधिया जी गोविंद राजपूत जी को चाहते थे। एक बड़ा सवाल यहाँ देखिए, यहाँ अगर सोशल और जातिगत समीकरण के आधार पर आपको मैं बताऊं तो जाति समीकरण का पूरा संतुलन किया गया है। एक एससी वर्ग से तुलसी सिलावट, एसटी वर्ग से मीना सिंह, छत्री से गोविंद सिंह राजपूत, ब्राह्मण से नरेंद्र सिंह तोमर और कमल पटेल पिछड़ा वर्ग से। हालांकि वो जाट है लेकिन पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इसके अलावा और देखिए आप, मालवा निवाड़ से तुलसी सिलावट, बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत, बिंद से मीना सिंह, अनूपपुर माए वहां से आती हैं, मानपुर से जीती हैं, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कमल पटेल मध्य से। तो इसके अलावा ऐसी चर्चा थी कि एक वैश्य समाज से भी अजय बिश्नोई को लिया जा सकता है, 6 हो सकते हैं, लेकिन किसी कारण से हो सकता है नहीं हुआ हो। तो ऐसे में 5 लोगों का माने जाति और साथ में क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। उस क्षेत्रीय संतुलन के ही ध्यान को रखते हुए गोविंद राजपूत जी को अगर लिया गया है तो गोपाल भार्गव को नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड से 2 हो जाते हैं। ये निश्चित तौर पे गोपाल भार्गव को लिया ही जाना है, अजय बिश्नोई जैसे को लिया ही जाना है। ये सब 3 मई के बाद। कमल पटेल का जरूर थोड़ा बहुत आश्चर्यजनक है। कमल पटेल 2003 के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं, राजस्व मंत्री रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए हो सकता है इसमें नरोत्तम मिश्रा को कह लीजिए, कमल पटेल को कह लीजिए, तुलसी सिलावट है, 3 हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। कोरोना की इस समय लड़ाई में इन तीनों लोगों का जो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं उनका अनुभव भी यहाँ काम आ सकता है। देखना बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य महकमा किसके पास जाता है। स्वास्थ्य महकमा जिसके पास जाएगा वो कोरोना की लड़ाई में मुख्यमंत्री के बाद अगर मुख्य भूमिका होगी तो उनकी होगी। कमल पटेल 2008 में भी विधायक रहे हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से कुछ विवाद, उनके बेटों का कुछ विवाद हुआ था उन्हीं के जाट समाज से, तो उस समय उनके ऊपर केस भी चला। हालांकि वो बाइज्जत बरी हुए, उनके बेटों को केस चला। कमल पटेल ने वो प्रताड़ना भी झेली है कि उनको जेल में भी रहना पड़ा, सीबीआई के लंबे समय तक उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसके बाद 2008 में चुनाव जीते, लेकिन इत्तेफाकन
वो 2013 में जब बीजेपी की एक तरह से लहर थी, तब कांग्रेस के दोगुने जो विधायक थे उनसे चुनाव हार गए वो, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा था कि 13 में हार गए तो 18 में नहीं। ऐसी स्थिति में कमल पटेल का एक जो जाट समुदाय है बीजेपी में, बड़े नेता जो हैं विक्रम वर्मा हो, इनके बहुत निकट माने जाते थे, तो ऐसी स्थिति में कमल पटेल को शामिल किया गया है। ये भी थोड़ा सा, और वहां मीना सिंह बिसाहू लाल जी का नाम आ रहा था, तो ये हुआ कि भाई बिसाहू लाल तीनों जो इस समय एमएलए नहीं है जिन्होंने कांग्रेस से विद्रोह किया था, उनको ले लेंगे तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में वहां से सबसे सीनियर मीना सिंह ही बचती थी। शहडोल और अनूपपुर के उसमें आदिवासी पूरा बेल्ट है, मात्र एक सवर्णों के लिए सीट वहां है, तो मीना सिंह को लिया गया। मीना सिंह 2003 से 8 के बीच में वो मंत्री रही है, राज्य मंत्री रही है, लेकिन 8 के बाद अप्रत्याशित रूप से उनको नहीं लिया गया, न 13 में लिया गया, न 8 में लिया गया। तो ये थोड़ा सा कहीं न कहीं ये लगता है कि पूरी तरह से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन अभी 5 लोगों को, कांग्रेस की त्रिपाठी जी, कांग्रेस की जो गलतियां हो गई थी, दिग्गजों को दरकिनार कर दिया गया था और 2-2 बार से जीते हुए विधायकों को जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया था, तो शायद वो जो असंतोष की लहर जो कांग्रेस में थी उससे सबक लेते हुए शायद ये मिनी कैबिनेट का गठन किया गया है। असंतोष तो अब आगे से जो आप कह रही हैं ना, वो असंतोष जैसे गोपाल भार्गव नहीं है, इसमें विजय शाह नहीं है, आदिवासी कद्दावर नेता, तो असंतोष उधर हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें जो कमलनाथ सरकार थी 15 महीने रही, आपको ध्यान हो, 15 महीने में आपने तरुण भानोत हो, सुखदेव पांसे हो, रोकना चाहूंगी आपको, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो मंत्रिमंडल में पहली बार क्षेत्र की अनदेखी हुई है, बड़ी खबर बता रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर है उपचुनाव, अनदेखी से सिंधिया समर्थकों में खासी नाराजगी की खबर मिल रही है। इमरती देवी और प्रद्युमन सिंह के समर्थकों में खासी नाराजगी है। तो प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में पहली बार ग्वालियर की अनदेखी, ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटों पर होना है विधानसभा का उपचुनाव, फिर भी अनदेखी की गई है। सिंधिया समर्थकों की नाराजगी की खबर अब मिल रही है और सिंधिया के करीबी इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम नहीं होने की वजह से समर्थकों में खासी निराशा। सबसे ज्यादा विधानसभा के उपचुनाव वाले अंचल की सबसे बड़ी अनदेखी। वरिष्ठ सहयोगी विनोद शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, सुखबुगाहट और अनदेखी के आरोप अब लगने लगे हैं कि सबसे ज्यादा उपचुनाव भी यही होना है और इसी क्षेत्र को अनदेखा कर दिया गया, किसी को जगह नहीं मंत्रिमंडल में। देखिए, जो लगातार बीजेपी बात कहती आ रही थी वही कुछ होता नजर आ रहा है। बीजेपी का ये कहना था कि जो असंतुष्ट लोग हैं उनको हम संतुष्ट करके रखेंगे, लेकिन जैसा हो नहीं पाया। और चाहे बात करें प्रद्युमन सिंह तोमर की, इमरती देवी की, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे सहयोगी गोविंद सिंह राजपूत से बातचीत कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अरे बटन नहीं कर रहे हैं वो यार, वो क्या चलिए कैमरे को लगाने की कोशिश करें। टेबल आ गया और बस दिखेंगे ना वो हम लोग दूर हो रहे हैं और दूर अब ठीक है, बढ़िया लग रहा है। जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको और 5 लोगों में से एक आप, यानी कि समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कद आपका हो गया। देखिए, मैं समझता हूं कि आज की जो शपथ है, ये शपथ कोई जश्न की शपथ नहीं है, ये कोई हंसी खुशी की शपथ नहीं है, ये चुनौतीपूर्ण शपथ है। और हम सारे लोग जो आज शपथ ले रहे हैं, इस समय पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है और कोरोना जैसी महाबीमारी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सब लोग आज शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारे लोगों की कैबिनेट बैठक होगी और कैबिनेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो कोरोना से हम कैसे निपटें और जनता को कैसे मदद करें। विभाग कौन सा सर आपको मिलेगा, कुछ इस बात की जानकारी? वो सब हाईकमान का निर्णय, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। और फिर ये भी जा रहा है कि किसी को मंत्री को विभाग में दिया जाएगा, बल्कि संभाग में दिए जाएंगे ताकि अपने हिसाब से काम कर सकें। अब वो क्या होना वो सब मुख्यमंत्री तय करेंगे।
आपके बहुत सारे साथी हैं जो कॉलेज चंबल संभाग से आते हैं, उनको तब नहीं मिली, इस बार अच्छा लगता है आने वाले समय में मिलेगी? सबको तो मिलेगी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा सा मंत्रिमंडल क्या तो सब लोग मिलकर साथी मंत्री नहीं पाए, वो सब लोग मिलकर। और वरिष्ठ सहयोगी विनोद शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से कल हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी से बात हुई थी और उनसे एक बड़ी चर्चा हुई कि उनका ये कहना था कि निश्चित तौर पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वो काफी इसको लेकर उत्साहित थी वो, और जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन देर शाम तक उनकी जो उत्साह है वो पूरा तरह से फीका हो गया। और प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि सिंधिया के सबसे खास माने जाते हैं, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगता है संपर्क बीच में ही टूट गया, दोबारा हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। विनोद, अपनी बात पूरी कीजिए। विनोद जी, शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी नमस्कार। शर्मा जी, मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने जा रहा है, हालांकि छोटा ये मिनी कैबिनेट इसको कहा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं कोरोना संकट में इस छोटे से मंत्रिमंडल को आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से वो दिन रात एक करके लगातार लगे हुए हैं और इस कोरोना महामारी के संकट को बहुत गंभीरता से उन्होंने संभाला है। आज आवश्यकता उनको इस बात की लगी कि मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा टीम उनकी और उनके साथ कुछ हैंड्स मिले। इस नाते से सबसे बात करने के बाद उन्होंने आज 5 सदस्यीय छोटे मंत्रिमंडल का आज शपथ यहाँ पर होगी और बहुत विश्वास के साथ है कि सभी लोग मिलकर के कोरोना महामारी के संकट को गंभीरता के साथ लगेंगे और इसको हम निजात पाने में सफलता सबको मिलेगी। जी बिल्कुल। हम इस वक्त हमारे साथ शर्मा जी चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहेंगे वो। शर्मा जी, जो एक कमेटी बनी थी जिसमें आप संयोजक थे और मुख्यमंत्री जी थे, कैलाश विजयवर्गीय जी थे, जो इस संकट से निपटने के लिए, इस गठन के बाद भी ये कमेटी रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। कमेटी तो टास्क फोर्स है पार्टी का, टास्क फोर्स काम कर रहा है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी है और जो लोग इसमें ऑलरेडी पहले वो भी हैं। जी, थोड़ा सा यहाँ पे जो राजनीतिक सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के जो खांटी नेता थे, कद्दावर नेता थे, ये छोटे से भी गठन हुआ है, इसमें उनका नाम नहीं है बल्कि सिंधिया जी से जुड़े 2 लोगों का नाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। आज जिन जिन्होंने जो शपथ लेने वाले हैं, चाहे तुलसी सिलावट जी हो, चाहे राजपूत जी हो या भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए आप बिल्कुल इस बात में जो आज की आवश्यकता के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लगा है कि इस समय इसमें 5 संभागों का प्रतिनिधित्व है। हर समाज वर्ग के लोगों का इसे छोटे मंत्रिमंडल में ही प्रतिनिधित्व ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आप बिल्कुल ये सब लोग कारगर सिद्ध होंगे जी मध्य प्रदेश की सारी परिस्थितियों को तो कोरोना महामारी की संकट से निपटने के लिए। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सभी लोग कारगर साबित होंगे। शर्मा जी, क्योंकि आप भी लगातार जिस तरह से जो कोरोना का संकट पूरे देश में बरपा हुआ, पूरे विश्व में बरपा हुआ, उसको लेके आप भी वक्त वक्त पर मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं और जिस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी मतलब पालन करते हुए लोगों को अपील भी कर रहे हैं, इसका कितना रिस्पॉन्स आप आम लोगों में देख रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के फेस मास्क वगैरह सारी चीजों का आह्वान भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और हर जगह पर हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जी, और जिस तरह से जो केसेस बढ़ रहे हैं प्रदेश में कोरोना को लेकर, उसको लेके क्या कुछ आपका कहना है? कंट्रोल हुआ है क्योंकि सरकार ने सारी चीजों को उपलब्ध करा करके टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसके कारण से केस बढ़े हैं, लेकिन अब काफी कुछ कंट्रोल हुआ है, दिन प्रतिदिन परिस्थितियां सुधर रही हैं। जी शर्मा जी, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, ये बहुत ही छोटा मिनी कैबिनेट है, इसके बाद जो कैबिनेट का विस्तार होगा वो कब तक हो पाएगा? वो कोरोना महामारी के संकट से निपट ले और 3 दिन को लॉकडाउन हमारा 3 दिन तक, उसके बाद देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मंदसौर से मिल रही है और चलिए मंदसौर से बड़ी खबर, हरदीप सिंह डंग का नहीं है मंत्रिमंडल में नाम, बड़ी खबर बताएं। सबसे पहले इस्तीफा देकर सरकार, कमलनाथ सरकार को गिराया था, पूर्व सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने पर दिया था इस्तीफा। सोशल मीडिया पर हरदीप सिंह डंग को लेकर
अब वो ट्रोल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर, पिछली सरकार में भी जगह नहीं मिली थी और अभी भी मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली है। तो हमारे साथ विनोद शर्मा जी लगातार वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन त्रिपाठी जी आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। क्या ये जो सिचुएशन है हरदीप सिंह डंग की, इसको किस तरह से आप देखेंगे कि पहली सरकार में भी कोई जगह नहीं मिली और वहां सरकार गिराने में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी हमने निभाई, और अब जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है इसमें भी हमारे हाथ कुछ नहीं आया? देखिए, अभी तो नहीं कह सकते हैं। अभी 3 मई के बाद, जैसा बीडी शर्मा जी ने कहा, 3 मई के बाद गठन होगा, तो उसमें जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 लोग हो सकते हैं। उन 10 में से 6 सिंधिया जी के कट्टर समर्थक जो थे, जो मंत्री थे, और जो 4 नाम और लिए जा रहे हैं उसमें हरदीप सिंह डंग, एदल सिंह कंषाना, बिसाहू लाल सिंह और दत्ती गांव जो है राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव, ये 4 लोग हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधिया जी के समर्थक जो बंगलौर भेजे गए थे वो 18 समर्थक थे, और हरदीप सिंह डंग मीनाक्षी नटराजन से जुड़े थे, एदल सिंह कंषाना, बिसाहू लाल सिंह ये दिग्विजय सिंह जी के निकटस्थ माने जाते थे, और मीनाक्षी नटराजन से हरदीप सिंह, और यही इसी तरह राज्यवर्धन सिंह जी भी दिग्विजय सिंह जी के साथ जुड़े माने जाते थे। लेकिन इन लोगों की अनदेखी राजवर्धन सिंह की इसलिए नाराजी थी कि प्रियव्रत सिंह जो 2 बार के जीते हैं उनको मंत्री बना दिया गया, एदल सिंह कंषाना 4 बार 5 बार कद्दावर नेता है उनको नहीं बनाया गया, बिसाहू लाल 93 से 98 के बीच में मंत्रिमंडल थे उनको नहीं बनाया गया, पीडब्ल्यूडी जैसा महकमा उनके पास था। हरदीप सिंह डंग की ये नाराजी थी कि एकमात्र सरदार विधायक, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और दूसरी बार वो भी जीते थे, मंदसौर से जीते थे जहां इतना बड़ा गोलीकांड हुआ था, तो उनकी अनदेखी की गई थी। हरदीप सिंह डंग तो और पहले सेरा और इनके साथ पहुंच गए थे वो बंगलौर, ये सिंधिया समर्थक उनके बाद पहुंचे हैं, ये लोग पहले ही वहां पहुंच गए थे। अब ऐसी स्थिति में फिर से वही है कि हरदीप सिंह डंग का कोई केंद्र में उनकी तरफदारी करने वाला कोई नहीं है विशेष तौर पर। वो एक मर्सी उस पर जरूर आ सकते हैं कि भाई इनको लेना चाहिए, सरकार गिराने में थे, लेकिन यहाँ सिंधिया जी ने अपने 6 मंत्रियों को इसी शर्त पे इस्तीफा दिलवाया था कि इनको बीजेपी सरकार में लिया जाएगा। इनसे हमारा सवाल है विनोद जी से। विनोद जी का रुख करेंगे, पहले हम यहाँ से मंदसौर से भी खबर ले लेते हैं। बलवंत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। बलवंत, किस तरह की सुगबुगाहट अब वहां पे देखने को मिल रही है, क्योंकि हरदीप सिंह डंग सोशल मीडिया पर तो जमकर ट्रोल हो रहे हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो अति उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दिया था तो कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार उनकी यही मांग रही थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, और इस्तीफा देने के बाद उनका वक्तव्य भी यही आया था कि कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता की उपेक्षा हुई है। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी, और जो यहाँ के भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं वह अपने आप को अपने कार्यकर्ताओं को यह कहकर संतुष्ट कर रहे हैं कि आने वाले विस्तार में हरदीप सिंह डंग को जगह दी जाएगी। अभी छोटे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हरदीप सिंह डंग की उपेक्षा हुई है। कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, हरदीप सिंह डंग को कहीं ना कहीं यहाँ तो मजबूती की आवश्यकता है। जी, किसी तरह का कोई रिएक्शन हरदीप सिंह डंग की तरफ से? फिलहाल हरदीप सिंह डंग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। कुछ मीडिया कर्मियों ने उनका रिएक्शन जानने की कोशिश भी की, तो वह ये कहते हुए नजर आया कि संगठन जो तय करेगा वही सर्वमान्य होगा। जी, चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बस यहाँ विनोद से सवाल ये होता है, विनोद है क्या? जी जी जी, जुड़े हुए हैं। विनोद, सवाल यहाँ इमरती देवी प्रद्युम्न सिंह तोमर का नहीं है, सवाल इस बात का है कि सिंधिया के वो कट्टर समर्थक कुआं में कूद जाए की बात होती थी। ऐसी स्थिति में सिंधिया जी ने जो नाम दिए हैं 2 फिलहाल इस छोटे मंत्रिमंडल में, उनको उन्होंने शरीक कर लिया। उन्होंने प्रद्युम्न तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके नाम अभी नहीं दिए हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं त्रिपाठी जी कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल की जो राजनीति है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राजनीति चंबल से है, और सबसे ज्यादा जो सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी ग्वालियर चंबल अंचल के ही विधायक उसमें सबसे ज्यादा शामिल रहे। अब ऐसे में भिंड में चुनाव होने हैं, मुरैना में होने हैं, ग्वालियर में चुनाव होने हैं, दतिया में चुनाव होने हैं, शिवपुरी की कई विधानसभा में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अब यहाँ का जो असंतुष्ट है, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया था तो वही कमोवेश स्थिति रही थी कि लोग लगातार ये कहते रहे कि हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उस समय वोट किया था और उनको सीएम नहीं बनाया गया। अब जो विधायक हैं, जिनके जो समर्थक हैं, चाहे पूर्व मंत्री हों या विधायक हों, उनके लोगों में जरूर असंतोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
जैसे कि ये माना जा रहा था कि जो इमरती देवी और प्रद्युम्न सिंह तोमर को मंत्रिमंडल में दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं अंचल में, तो अंचल की एक मजबूती रहेगी। यहाँ पर उपचुनाव भी होना है और इसको लेकर अब जो भी सिंधिया समर्थक है, चूंकि अब उनको कांग्रेस के जो कद्दावर नेता रहे हैं ग्वालियर में, उनको कहीं ना कहीं बोलने का मौका दे दिया है बीजेपी ने, और वो जरूर कहीं ना कहीं विरोध उनको मौका दिया है या सिंधिया जी के विरोध में? भाई सिंधिया जी जो नाम दिए हैं ना, उनको ले लिया है, तो ये मौका सिंधिया 14 जो उपचुनाव है सिंधिया जी को जिताने की जिम्मेवारी है। तो निश्चित तौर पे अभी 1 महीने हुए इस्तीफा, 6 महीने के अंदर चुनाव होने, अभी 5 महीने बचे हैं। तो जो 5 महीने बचे हैं इसमें निश्चित तौर पे वो भी इतनी बड़े पॉलिटिशियन है, वो अगर मंत्री रहते हुए कोई उपचुनाव लड़ता है तो ज्यादा सबल रहता है। तो 3 मई के बाद जैसा कहा जा रहा, कोरोना से निपटने के बाद इन सबको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देखिए, सब बात यही है महत्वपूर्ण कि सिंधिया ने 2 नाम दिए हैं। अब चूंकि जैसा कि जो इमरती देवी हो चाहे प्रद्युम्न सिंह, वो लगातार ये कहते रहे कि सिंधिया जो चाहेंगे वो करेंगे। उनकी तरफ से कोई अभी असंतुष्ट जैसा माहौल सामने नजर नहीं आया, ना ही उनने किसी तरह से कहा। और ग्वालियर में जो उनके समर्थक हैं वो भले ही दबी जबान कह रहे हो कि कहीं ना कहीं उनमें असंतुष्ट है, लेकिन इसको लेकर खुलेआम तौर पर अभी कोई नहीं आया और चुनाव होने हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी एक अपना बड़ा इलाका है, उसमें चुनाव होने हैं, डबरा में चुनाव होने हैं। अब चूंकि डबरा के जो मूल रूप से रहने वाले हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है, तो वहां जरूर लोगों में इस बात को लेकर अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन जो नहीं दिए गए हैं वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं इससे हताश हुए। अब 3 मई की बात है, 3 मई के बाद मंत्रिमंडल में उनको किस तरह से शामिल किया जाता है या क्या स्थिति आगे बनती है, क्योंकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि ये छोटा मंत्रिमंडल है, इसमें जरूरत थी, क्योंकि अभी तक केवल सीएम सभी प्रभार संभाले हुए थे और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही थी। तो ये जो प्रथम दृष्टया में जिस तरह से 5 मंत्री इसमें शामिल किए गए, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत है, तुलसी सिलावट है, और इनको उसमें शामिल करने के बाद एक हद तक ये माना जा सकता है कि कुछ दिन और निकाल सकते हैं शिवराज सिंह की, 3 मई तक का वो जैसे बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल के गठन से कुछ दिनों तक, बल 3 महीने के बाद अगर मंत्रिमंडल गठन होता है तो उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है, किस तरह का दृश्य निकल के सामने आता है, वो बात की बात है। लेकिन आज से लेकर 3 मई तक तमाम तरह के जो परिदृश्य हैं वो बदलते नजर आएंगे। कई तरह के बयान हो सकता है सामने आएंगे, कांग्रेस भी बयान देगी कई तरह के, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा इमरती देवी ने, महाराज कहेंगे कुएं में गिर जाएंगे। और कल भी उन्होंने ये कहा था कि हम किसी पार्टी में नहीं है, हम बीजेपी में नहीं है, हम कांग्रेस में भी नहीं थे और हम किसी पार्टी में नहीं है, महाराज ने हमको पार्टी में लाए हैं, महाराज के हम साथ हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कल अलग पार्टी बनाते तो उनके साथ है, वो कहते हैं हट जाइए तो उनके साथ है। तो इतनी जो उनमें उसके लिए समर्पित भाव है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, लिहाजा हो सकता है कि पहले सिंधिया ने सबसे बात करी हो, बात करने के बाद उन्होंने तय किया हो कि अभी आपको रोका जाता है और जो नाम दे रहे हैं वो देते हैं। बातचीत जरूर हुई होगी, बिना बातचीत के सब नहीं हो सकता, क्योंकि जब कांग्रेस छोड़ी गई थी, कांग्रेस से बगावत की गई थी, उस समय भी एक बड़ी रणनीति बनी थी, बड़ी बातचीत हुई थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो ये मंत्रिमंडल में जो सिंधिया की तरफ से नाम गए हैं, 2 नाम। विनोद यहाँ एक मार्के की बात या ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंधिया जी के निकटस्थ जो लोग हैं जिनके नाम दिए हैं वो दोनों ही चंबल और ग्वालियर संभाग से नहीं है जहां सिंधिया जी का प्रभाव है। बिल्कुल, ना तो गोविंद सिंह राजपूत यहाँ से आते हैं और ना ही तुलसी सिलावट यहाँ से आते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग एक अपने आप में बड़ा महत्व रखता है, चाहे बीजेपी की सरकार जिस समय गई थी उस समय भी ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस को बहुत सीटें मिली थी और ग्वालियर चंबल संभाग ने ही कांग्रेस को सरकार को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनमें से कम एक ग्वालियर चंबल संभाग में से एक मंत्री होना चाहिए था। ये इन जो 5 मंत्रियों में से एक मंत्री हो सकता है तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की में से किसी एक की जगह ग्वालियर चंबल अंचल से किसी एक को दिया जा सकता, तो बहुत कुछ बैलेंस हो सकता था। क्योंकि आज बात करें तो आज 21 तारीख और 21 तारीख से लेकर 3 मई तक एक बड़ा ज्यादा समय नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक हिसाब से, राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा समय कह सकते हैं और ये संतुष्ट हो जाते हैं। इससे बहुत सारी चीजें ये निकल के सामने आती है कि जो उनके कांग्रेस के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उनमें एक तरह से एक सामान्य जैसे बैठा रहता कि हमारे यहाँ से एक मंत्री दिया है और भी आगे मिल सकते हैं मंत्री हमको। और जो अब चूंकि उनके सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि पता नहीं क्या होगा, 3 मई को हमें लेते या नहीं लेते, फिर चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में जनता के सामने जाना है, बहुत कम समय हमें मिलेगा मंत्रालय में
और बहुत कुछ परिदृश्य निकल के बदलेंगे। ऐसे में चूंकि बहुत कुछ बदला है, 1-1.5 साल के अंतर्गत जो त्रिपाठी सर इतना कुछ बदला है कि मंत्री काम ही नहीं कर पाए हैं, उठापटक में लगे रहे हैं, कभी कुछ रहे। तो जो जनता के बीच में अब उन्हें जाना पड़ेगा और जनता से ही वोट मांगनी है, क्योंकि वोट जनता ही देती है, वोट कोई राजनीतिक पार्टी नहीं देगी और ना कोई बड़े नेता देंगे, वोट जनता देगी। अब वो जनता के सामने जाएंगे और जब तक अगर उनके जनता के लिए कुछ किया ना हो, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार खुद ही नालों और नालियों से कचरा निकालते रहे इतने दिनों तक, कुछ नहीं ज्यादा हो पाया उनके क्षेत्र में। अब ऐसे में वो लोगों के सामने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, लोग उन पर किस तरह से विश्वास करेंगे, किस तरह से लोग उन पर ये विश्वास करेंगे कि नहीं भाई आप आगे, आपको अच्छा और पूरी तरह से स्वतंत्र तौर पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां सामने आने वाली हैं राजनीतिक प्रदेश में, जिनको देखना होगा। खास करके ग्वालियर चंबल अंचलों में बड़ी स्थिति विपरीत हो सकती है और जो अभी स्थिति बनी है वो वाकई कहीं ना कहीं निराश जरूर हुए सिंधिया समर्थक जो ग्वालियर के हैं। जी जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि विनोद जी जिस तरह से कल एक प्राइवेट टीवी चैनल को इमरती देवी एक बाइट दे रही थी, कह रही थी कि कल जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें तो मेरा नाम लगभग तय है। उन्होंने इसको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से भी कहा। और अब आज जिस तरह से जो 5 नाम आए हैं, हो सकता है 6 नाम आ सकते थे, अगर सहमति बनती तो 6 नाम की भी मिनी कैबिनेट हो सकती थी, लेकिन ये 5 ही नाम है और सबसे ज्यादा 16 सीटों पर भी उपचुनाव ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही है, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब क्या इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समर्थकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इनको जगह देनी चाहिए, लेकिन सभी बहुत ही सामान्य कंडीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि सामान्य कंडीशन है इन लोगों की भी। देखिए, पहले तो बता दूं कि इमरती देवी ने जो कल एक बाइट दिया था और एक 1-to-1 जो किया था वो हमारे चैनल को दिया था और हमसे ही कहा था कि हम पूरी तरह से मंत्री बनूंगी और ऐसा मेरे जनता भी मानती है। स्थिति अब चूंकि कल वो डबरा क्षेत्र में गई, पूरे अपने विधानसभा के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। ठीक लौटूंगे आपके पास। इस वक्त मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। मंत्रिमंडल में नहीं किया जाएगा विभागों का बंटवारा, इस वक्त की बड़ी खबर। बिना विभाग के बनाए जाएंगे सभी मंत्री। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, संभागवार सौंपी जाएगी, कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी बिना विभाग के मंत्री बनाए जाएंगे। त्रिपाठी जी, इस वक्त किसी को भी कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया जाएगा और जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। रस्क बिल्कुल वही जैसा हमने आपसे कहा था कि ये क्षेत्रवार, मतलब बिंद है, बुंदेलखंड है, मालवा है, मध्यांचल है, महाकौशल से इसमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन महाकौशल एक तरह से कहें तो हरदा, उससे भी जोड़ सकते हैं आप, मालवा निवाड़ से भी जोड़ सकते हैं, मध्य क्षेत्र से भी जोड़ सकते हैं, तो हरदा से कमल पटेल है। तो ऐसी स्थिति में अगर विभाग इनको नहीं दिया गया है तो निश्चित रूप से सारे विभागों का अगर विभाग दे दिया जाता तो सिर्फ उस विभाग से जुड़े लोगों जो अधिकारी हैं उन्हीं को निर्देश दे सकते थे। अब वो सारे विभागों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश देंगे, बाकायदे मुख्यमंत्री जी का ये मैसेज जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी के पास भी सारे विभाग हैं, बाकी उनके 5 सहयोगियों के पास भी सारे विभाग हैं। तो ये मुख्य लड़ाई, इसके पहले भी मैंने कहा था कि इसमें 3 लोग ऐसे हैं। तुलसी सिलावट तो स्वास्थ्य मंत्री थे ही, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कमल पटेल भी रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री महकमा नरोत्तम मिश्रा जी के पास भी रहा है। तो 3 तो अनुभवी लोग हैं। इसके अलावा 2 लोग और हैं जो गोविंद राजपूत हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से नहीं जुड़े रहे हैं। तो खुद मुख्यमंत्री जी हैं, तो बेहतर हमें लगता है इन्होंने बहुत अच्छा सूझबूझ के साथ ये उन्होंने निर्णय लिया है कि अभी फिलहाल कोई भी विभाग ना दिया जाए और सारे विभागों से जुड़े जितने भी जनहित के काम है, कोरोना से लड़ने में जो भी उपयोग हो सकता है जिस विभाग का भी, उसका उपयोग कर सके। जी, वरिष्ठ सहयोगी निर्मल सिंह बैस भी हमारे साथ जुड़े हुए। निर्मल जी, बताएं क्या और जानकारी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहला ये कि अगर मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो जाता तो अभी जिस तरीके से जिक्र हो रहा है कि असंतोष को और बढ़ावा मिल जाता, तो पहला तो असंतोष को दबाना एक बहुत बड़ा काम है, और दूसरा जो है कोरोना सरकार ये दर्शाना चाहती है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, और ऐसे में अगर विभाग बांट दिया जाते हैं, असंतोष हो जाता है, तो लड़ाई कमजोर होती है। अब जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सभी मंत्री अनुभवी हैं और लंबा अनुभव है, 10 से 12 विभागों का नरोत्तम मिश्रा के पास अनुभव है। तो ये जो अनुभव है मंत्रियों का, ये कहीं ना कहीं अब काम आएगा। और चूंकि सभी एक लाइन में है, किसी का विभाग छोटा नहीं होगा, किसी का विभाग बड़ा नहीं कहलाएगा, किसी का विभाग मलाईदार नहीं कहलाएगा,
किसी का विभाग सूखा नहीं कहलाएगा। तो इससे बहुत सारी चीजें जो है साधने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ऐसा लगता है। और जैसे कि मैंने कहा कि सरकार ये दर्शाना चाह रही है जनता को कि उसकी प्रतिबद्धता कोरोना से लड़ने की है और वो पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ रही है। और चूंकि बीजेपी का ये आरोप रहा है कि कमलनाथ सरकार ने कोरोना की लड़ाई को लेकर कुछ भी नहीं किया, तो इस तरह की चीजों को देखते हुए बहुत कुछ संभव है कि विभागों का बंटवारा नहीं किया जाएगा। जी, जो 3 तारीख के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तब तक लोगों को साथ के रखने की कोशिश कि विभागों का बंटवारा नहीं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत मैंने कहा ना कि कई जो है इससे चीजें ध्वनित हो रही हैं कि विभागों का बंटवारा अभी नहीं किया जा रहा है। और इससे जो खासकर सिंधिया समर्थक जो पूर्व सरकार में मंत्री रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आएंगे। और जो उधार बैठे हैं कहना चाहिए मंत्री बनने के लिए, जिन्होंने मंत्री बनने के लिए ही कांग्रेस का दामन छोड़ा था, जिसमें कि चाहे सुरेंद्र सिंह शेरा की बात करें, अंदर सिंह कंसाना की बात करें, बिसाउल्लाह सिंह की बात करें, ये तो मंत्री बनने के लिए ही बीजेपी के पाले में आए हैं। तो इन लोग को भी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इस बात से तो संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री बनने के साथ साथ जाहिर सी बात है कि जो विभीषण जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वो विभाग के भी सपने कहीं ना कहीं बैठ के देख ही रहे होंगे। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नरोत्तम मिश्र ने क्या कुछ कहा है। आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का, कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए हमें माननीय शिवराज सिंह के सहयोग के लिए उपयुक्त समझा। अभी देश के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी टीम मोदी के रूप में काम कर रहे हैं। अब शिवराज सिंह जी के साथ हम सब टीम शिवराज बन के मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आज की प्राथमिकता आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश और देश और विश्व में एक वैश्विक महामारी कोरोना की चल रही है और प्राथमिकता ये है कि हम जीतें, हमारे प्राणों से प्यारी जनता उसे कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो खाने पीने की दिक्कत हो, चाहे वो बीमारी की दिक्कत हो, स्वास्थ्य की दिक्कत हो, सुरक्षा की दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत उनके सामने ना आए। वर्तमान में यही प्राथमिकता है। जो माननीय शिवराज सिंह जी की प्राथमिकता वो हमारी प्राथमिकता, जो माननीय मोदी जी की प्राथमिकता वो हमारी प्राथमिकता, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, सिर्फ उतना ही सोच है। कैप्टन तय करता है कि इस खिलाड़ी को स्लिप पे खड़ा करना है, कीपिंग पे खड़ा करना है, बाउंड्री पे खड़ा करना है, जो कैप्टन तय कर देगा अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जो विश्वास मुझे में व्यक्त किया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम 7.5 करोड़ जनता की सेवा कर सके और एक कोरोना जो संकट है इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। और शिवराज जी हमारे नेता हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर टीम वर्क के रूप में काम करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और 7.5 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। काफी समय से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद चल रही थी, मगर फिर उसके बाद मिनी कैबिनेट गठित किया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी कोरोना है, कोरोना पे विजय प्राप्त करना, और इसलिए जो कुछ भी सारी शक्ति हम कोरोना को हराने के लिए लगाएंगे और जनता को सुरक्षित रखने के लिए। कौन सा अहम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी? नहीं, जो जिम्मेदारी देंगे उसको ईमानदारी से पूरा करें। पहले कमलनाथ सरकार में मंत्री और शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत जी हमारे साथ हैं। राजपूत जी, कैसा महसूस कर रहे हैं, एक बार फिर मंत्री बन गया? देखिए, महसूस कुछ नहीं, मंत्री तो पहले रह चुका हूँ, लेकिन इस बार चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि ये जो जिस समय हमारा मंत्रिमंडल बन रहा है उस समय बहुत चुनौती है। मैं देख रहा हूँ कि पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, तो हम सब लोगों को संकट की घड़ी है। और इस चुनौतीपूर्ण शपथ में हम लोगों का एक ही ध्येय रहेगा कि हम सब लोग कोरोना से मुक्त हमारे प्रदेश को करने में जितनी मदद कर सकें उतना जरूर। आप ही की सरकार, बीजेपी सरकार के मंत्री, अब आपकी सरकार कहना चाहिए। गोपाल भार्गव का कहना है कि कमलनाथ ने कबाड़ा किया, कोरोना को बहुत ज्यादा बढ़ावा उन्हीं की वजह से हुआ है, क्या मानते हैं आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप के लिए हमें पर्याप्त समय है। मैं समझता हूँ कि हम अभी कोरोना से लड़ लें
आरोप प्रत्यारोप खूब लगाएंगे समय बहुत है। मैं समझता हूँ ये आरोप प्रत्यारोप का समय अभी वर्तमान में तो नहीं है। तो आपकी और अपने क्षेत्र को लेकर खासकर क्या प्राथमिकता है? कोरोना, अभी तो कोरोना हर जगह कोरोना फैला हुआ है, उसको नहीं प्राथमिकता है। तो अभी जो है गोविंद राजपूत जी ज्यादा कुछ बोलने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ये जरूर है कि उनका ये कहना है कि गंभीरता के साथ मंत्री बनने के बाद वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल। बिल्कुल, वाकई में त्रिपाठी जी, हम देख रहे हैं कि कोरोना मतलब किस तरह से भयावह हो गया है। मान रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता जो प्रायोरिटी है वो यही है कि कोरोना को हराना है, लेकिन इसी कोरोना के बीच जब कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया था तो यही वो तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने कोरोना को दरकिनार करते हुए सरकार गिराना ज्यादा जरूरी समझा था। एक तरफ सरकार गिराना ज्यादा जरूरी समझा था, एक तरफ सरकार बनाए रखना भी जरूरी हो गया था। एक जैसा कि इसके पहले किसी ने कमेंट्स किया था कांग्रेस की कि भाई हमारे घर में आग लगाई, मैं अपनी आग बुझा रहा था। ये इनका कहना था कि आग तुमने खुद अपने से लगा ली। तो ये सारी चीजें हैं कि वो तो निश्चित तौर पे ये अंडरस्टूड है रस्के की वो सरकार सबसे बड़ी है, कोरोना तो सेकंड है। तो सरकार अगर ये नहीं गिराते सरकार तो भी सबसे बड़ा खेल यहाँ राज्यसभा का चुनाव था, हालांकि वो स्थगित हो गए। 26 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना था और राज्यसभा का चुनाव सरकार गिराने के साथ प्राथमिकता के साथ सबसे बड़ी प्राथमिकता उससे थी कि कम से कम 2 सीट बीजेपी ले जाए, क्योंकि लोकसभा में तो उसका बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत नहीं है। ऐसे में एक एक सीट राज्यसभा की बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और ऐसी स्थिति में जब उनके 22 एमएलए छोड़ करके चले गए तो इनका बहुमत हो गया। मैंने जहां 56 विधायक 58 विधायक एक राज्यसभा सदस्य चुनते, अब 52 विधायक चुन रहे हैं, तो अब इनके पास ज्यादा हो गया है। अब इनके पास 104 विधायक हैं, 107 विधायक हैं तो 104 में चुन लिए जाएंगे। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के पास अब 92 बचे हैं तो उनको एक ही राज्यसभा वो चुन सकेंगे। तो वो बड़ी लड़ाई थी। तो ऐसे समय इसी बीच पे कोरोना आ गया। तब कोरोना पहला आपको ध्यान हो कि कमलनाथ जी जिस दिन इस्तीफा दे रहे थे उसी दिन बाद में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया और उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उसके कारण पूरा तहलका मच गया था। तो कोरोना का पहला पॉजिटिव पेशेंट कमलनाथ सरकार गिरने के बाद आया जबलपुर में। और यहाँ तो कोरोना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना सरकार बनाना और बिगाड़ना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, शिवराज जी ने, कि मैं शपथ लेते ही मंत्रालय पहुंचूंगा और सबसे पहले हमें कोरोना से लड़ना है। तो कोरोना देश के दूसरे हिस्सों में स्थिति मतलब भयानक हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश वो स्थिति नहीं थी। अब तो मध्य प्रदेश देश के उन 3 शहरों में इंदौर है जहां सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। मौतों का आंकड़ा ले ले, संक्रमित का आंकड़ा ले ले, सबसे ज्यादा मैंने अगर केंद्र सरकार ने कुल 5 टीमें उन्होंने तैयार की है अलग अलग, जहां बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है, तो उसमें बंगाल, जयपुर और मुंबई के साथ इंदौर भी है, जहां उन्होंने अपनी केंद्र की टीम भेजी है कि किस तरह से इसका आकलन करके किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो कोरोना अब महत्वपूर्ण हो गया, उस समय तो सत्ता किसकी होगी महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, वाकई में। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि लाइन से जितने भी दिग्गज सब यही कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी पहली प्राथमिकता है। और अगर स्थिति को वक्त रहते तभी काबू में कर लिया होता तो शायद आज ये स्थिति हमें देखने को भी नहीं मिलती। देखिए, चाहे बीजेपी सरकार होती है चाहे कमलनाथ सरकार होती, कोरोना जिस तरह से एक दूसरे को छूने से, टच करने से संक्रमित ये जो रोग है, जो संक्रमण फैला है, इसका उपचार तो बड़े बड़े इटली में नहीं हो सका। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पूरे विश्व में नंबर 2 पे है इटली, कि वहां जहां सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मरने का आंकड़ा वहां औसतन सबसे ज्यादा है। तो इसको तो न कमलनाथ सरकार कंट्रोल कर सकती थी, ये राजनीतिक बयानबाजी अपनी हो सकती थी, न ही शिवराज सरकार कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी सुविधाएं हो सकती हैं, जितनी सावधानियां हो सकती हैं, सारी हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये अब तक कितने में और संक्रमण फैल गया, अभी तो 7.5 करोड़ की आबादी है। हाँ, आप खुद देखिए कितने प्रतिशत सैंपल लिए गए हैं और जो सैंपल लिए गए हैं उसमें से कितने प्रतिशत पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 110 सैंपल, 120 सैंपल जो लिए गए उसमें से 27 पॉजिटिव आ गए भोपाल में। तो ये न वो रोक सकते थे न ये रोक सकते थे। लेकिन यहाँ जिस तरह से गोविंद राजपूत जी कह रहे थे, एक बड़ा संकट आने वाले समय में, संकट क्या, एक शिवराज जी के सामने दुविधा जो आएगी वो आएगी बुंदेलखंड को लेकर के, खासकर सागर जिले को लेकर के। पहले 2 पावर बिंदु थे जो बीजेपी सरकार थी, एक गोपाल भार्गव जी का, एक भूपेंद्र सिंह जी का। अब ये 2 पावर बिंदु तो है ही मात्र सागर में, तीसरे गोविंद राजपूत और सबसे निकटस्थ सिंधिया जी के, तो 3 पावर
पॉइंट हो जाएंगे, उस 3 पावर पॉइंट का सामंजस्य कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, बाकी में क्योंकि भूपेंद्र सिंह का प्रभाव हमने देखा है, फिर चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, फिर महापौर को लेके हो, मतलब हम उनका दबदबा यहाँ तक कि सीट का जो वितरण किया जाता है, किसको किस सीट से लड़ाया जाना है, टिकट आवंटन में भी हमने उनका दबदबा देखा है इस बुंदेलखंड क्षेत्र में। और खासतौर से अगर हम बात करें सागर के पूरे विधानसभा, क्योंकि 8 विधानसभा सीटें वहां पे आती हैं, तो उनका प्रभाव देखा। अब गोविंद सिंह राजपूत के आने के बाद से किस तरह का सिनेरियो बदलेगा, क्योंकि कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से शून्य होती जा रही है सागर संभाग में। रश्क अगर इसके पृष्ठभूमि में जाए तो गोपाल भार्गव का इसलिए पावर पॉइंट कह सकते हैं, वो 1985 से विधायक है, नेता प्रतिपक्ष से। आपको रोकना चाहूंगी त्रिपाठी जी, इस वक्त हमारे साथ सागर संभाग से ब्यूरो हेड अजय दुबे जी जुड़ गए हैं। अजय दुबे जी, किस तरह से देख रहे हैं इस मिनी कैबिनेट के गठन को, और खास तौर से अगर सागर संभाग की अगर बात की जाती है, बुंदेलखंड की बात की जाती है, तो कितना प्रभाव यहाँ पे गोविंद सिंह राजपूत का इस मिनी कैबिनेट में शामिल होने पर? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से 4 दिन पहले तक कुछ और मंत्रिमंडल के गठन की चर्चा थी, और उसके बाद बदल के आज जो नाम आया है उसमें गोविंद राजपूत का नाम बड़ा महत्वपूर्ण आया। और गोविंद राजपूत के लिए कल सिंधिया जी का फोन आता है शाम को 7:30 बजे, उसके बाद सुभाष भगत जी का फोन आता है, और सबसे आखिरी में 8:30 बजे मुख्यमंत्री जी का फोन आता है भोपाल बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब गोविंद राजपूत ने भूपेश सिंह से चर्चा की कि भोपाल से फोन आ गया, तो उनको जानकारी नहीं थी भूपेश सिंह को, ना ही गोपाल भार्गव भी उनने गोविंद राजपूत ने फोन किया, तो गोपाल भार्गव की इसकी जानकारी नहीं थी। तो निश्चित रूप से सिंधिया जी ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत का नाम शामिल करवाया है। जी अजय जी, ये ट्रायंगुलर पावर हो गया है, कैसे इसको मैनेज करेंगे? गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और अब गोविंद सिंह राजपूत। ये बुंदेलखंड की नहीं बल्कि सागर जिले के पावर सेंटर 3 बनने वाले हैं। इसके पहले जब भी पहले शिवराज जी की सरकार थी या उमा भारती की सरकार थी, उस समय गोपाल भार्गव और हरनाम सिंह राठौर 2 लोग हुआ करते थे। उसके बाद शिवराज जी की सरकार आई, उस समय गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह 2 पावर सेंटर हुआ करते थे। और उसके बाद भी कमलनाथ की जब सरकार आती तो उसमें भी गोविंद राजपूत और हर्ष यादव 2 पावर सेंटर थे यहाँ पर। लेकिन अब परिस्थिति तो बिल्कुल विपरीत है कि 2 की जगह सिर्फ सागर जिले से ही 3 पावर सेंटर होंगे, और निश्चित रूप से गोविंद राजपूत को इनके साथ समन्वय बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बार भूपेंद्र नाई से भी उनकी संबंध में चर्चा हुई, गोपाल भार्गव से की लगातार चर्चा में, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है सुर्खी का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2 बार एक दूसरे के विरोधी रहे गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह। एक बार गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह से हार भी चुके हैं, और एक बार गोविंद राजपूत भूपेंद्र सिंह से जीत भी चुके हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह का एक जनाधार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में है, तो निश्चित रूप से गोविंद राजपूत को अभी चुनाव में तक या चुनाव के बाद भी उनका निश्चित रूप से समय बनाने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि अजय जी जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एक बार भूपेंद्र सिंह से भी हार चुके हैं गोविंद सिंह राजपूत, फिर उसके बाद फिर जीत के वो विधानसभा जाते हैं, फिर एक बार पारुल साहू से भी वो चुनाव हार जाते हैं, और फिर इस बार फिर वो जीतते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें, क्योंकि अब वहां पे कांग्रेस का कोई कद्दावर चेहरा नजर नहीं आता है, अगर हम जो लोग सागर विधानसभा से लड़ रहे थे वो अब कहीं ना कहीं अब कोशिश कर रहे हैं सुर्खी विधानसभा के लिए, फिर चाहे हम पुराने विधायक की अगर बात करें, सुनील जैन भी अब इसी कवायद में जुट जाएंगे, नेवी जैन भी अभी इसी कवायद में जुट जाएंगे, तो क्या लगता है कांग्रेस को अब इनमें से कौन संजीवनी देगा? फिर देखिए, नेवी जैन का नाम तो नहीं, लेकिन सुनील जैन है, सुदेश जैन है, जो जिला पंचायत के पहले अध्यक्ष रहे, देवेंद्र सिंह के काफी करीबी है, उनका बिड़ी का काम है। और उस एरिया अजय जी, रोकना चाहूंगी, मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये देखिए, काफिला राजभवन के लिए निकल गया है, राजभवन पहुंचे हैं ये जितने भी तमाम लोग जो आज मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे राजभवन, मीना सिंह नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल राजभवन पहुंचे। काफिला दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में शिवराज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, तो राजभवन ये पहुंच चुके हैं। जी अजय जी, बात पूरी कीजिए।
तो सुदीप जैन का नाम भी एक महत्वपूर्ण नाम है, सुनील जैन का नाम है, और एक और महत्वपूर्ण नाम ब्राह्मण पुत्रों के नाम से आ रहा है, वो है संतोष पांडे का, जिनको आखिरी में कमलनाथ जी ने सहकारिता विभाग का सागर जिले का उनका अध्यक्ष भी उसको बनाया हुआ था। तो ये, लेकिन अगर देखा जाए तो सुर्खी विधानसभा में गोविंद राजपूत का एक अपना व्यक्तिगत प्रभाव, अगर कोई ग्रामीण कांग्रेस थी तो वो कहते थे कि सुर्खी विधानसभा तक सीमित है, तो उनका पूरा परिवार का जो नेटवर्क है, छोटे से छोटे कार्यक्रम हो, बड़े कार्यक्रम हो, उसमें उनके पूरे परिवार की दखलंदाजी रहती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये कठिन वक्त होगा, गोविंद राजपूत को हराना एक कठिन परीक्षा होगी कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल। अजय जी, कुल 5 चुनाव लड़े हैं गोविंद राजपूत, जिसमें 2 हार गए हैं सुर्खी से। जी हाँ, 2 जो हारे हैं चुनाव वो बहुत कम मार्जिन से 100-125 वोटों से हारे हैं। वो जितने 3 चुनाव जीते हैं वो 15,000 से ऊपर से लीड रही है गोविंद राजपूत की। बिल्कुल वाकई में। जी भूपेंद्र सिंह से भी मात्र 125 वोटों से हारे थे, पारुल साहू से भी मात्र 80 वोटों से चुनाव हारे थे। भूपेंद्र सिंह से 198 या 298 से हारे थे? जी 198 वोटों से भूपेंद्र सिंह चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद भूपेंद्र सिंह को तकरीबन 12,000 वोटों से दोबारा गोविंद राजपूत ने हराया था। और इससे भी कम मार्जिन पारुल साहू के साथ रहा है, शायद 40 से 42 सीटों का जो आपके पास। जी लौटूंगी। इस वक्त दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं राजभवन से, जहां पर शपथ ग्रहण होना है। आज शिव की सेना का विस्तार होना है। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस दिखा रहा हूं। हालांकि बेहद ही छोटा ये मंत्रिमंडल है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इसको बताया जा रहा है। जी अजय जी, बात पूरी कीजिए। जी, तो मतलब आने वाला चुनाव ऐसा नहीं है गोविंद राजपूत के लिए बहुत आसानी से, कोई नई पार्टी है, नए लोग हैं, तो गोविंद राजपूत कोशिश कर रहे हैं सबको एक साथ लेने की। भूपेंद्र सिंह से भी लगातार बात कर रही है, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके घर गए हैं। ऐसे गोपाल भार्गव से भी लगातार उनकी चर्चा चल रही है। भानु राणा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से, त्रिवेदी से विधायक थे, उनके टच में भी है। मतलब इस तरह से पूरे कोशिश कर रहे हैं कि सबके साथ एक सामंजस्य बैठाया जा सके। जी बिल्कुल वाकई में, क्योंकि सामंजस्य बैठाने की यहाँ पे अजय जी कोशिश तो की जा रही है। क्या लग रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें भूपेंद्र सिंह जो गृह मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, उनको जगह नहीं, फिर गोपाल भार्गव की भी बात की ही जा रही है, उनको भी जगह नहीं। और इन सब में क्योंकि वर्तमान सिनेरियो में गोविंद सिंह राजपूत अभी विधायक भी नहीं है, जिस तरह से चर्चा लगातार की जा रही है, 6 महीने तक उनके पास पद रह सकता है। त्रिपाठी जी ने भी इस बात का जिक्र किया। तो कोशिश यही कि आप हमें फिर से चुनाव में जिता के विधानसभा भेजिए, हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं रक्त आपको बताना चाहूंगा कि जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी उसमें एक महत्वपूर्ण चेहरा सिंधिया जी तो थे ही, लेकिन एक सेनापति की अगर किसी ने भूमिका निभाई थी तो वो है गोविंद राजपूत। तो गोविंद राजपूत को आज उसका इनाम कहना चाहिए कि जो एक छोटा सा मंत्रिमंडल बना है उसमें बुंदेलखंड से गोविंद राजपूत का नाम आया हुआ, और निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है इन सारे नेताओं की कि बुंदेलखंड से एकमात्र सीट है जहां पर चुनाव होना है, और उसको किस मार्जिन से निकाल के वापस विधानसभा पहुंचते हैं गोविंद राजपूत। ठीक, बहुत शुक्रिया अजय जी चर्चा में शामिल होने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। यहाँ पे त्रिपाठी जी जिस तरह से बता रहे थे अजय दुबे जी कि एकमात्र सीट बुंदेलखंड से, और बेहद ही इस वक्त ये देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें, राज्यपाल पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें राजभवन की दिखाई जा रही है।
माननीय मुख्य सचिव महोदय से अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुरोध है। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? अनुमति है। महोदय, नियुक्त मंत्रीगण श्री नरोत्तम मिश्रा, श्री तुलसी सिलावट, श्री कमल पटेल, श्री गोविंद सिंह राजपूत, सुश्री मीना सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री तुलसी सिलावट को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं तुलसी सिलावट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के
मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। करना महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कमल पटेल को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कमल पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोविंद सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री सुश्री मीना सिंह को गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं मीना सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बोलो, अभी राजभवन में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूँगा। अरे राजभवन में हूँ, तो तुम्हारे मना कर रहा हूँ कॉल करने के लिए, थोड़ी देर में। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? है। महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मंत्रियों ने शपथ ले ली है। नरोत्तम मिश्रा ने ली है मंत्री पद की शपथ, कमल पटेल ने ली है मंत्री पद की शपथ, गोविंद सिंह राजपूत ने ली है मंत्री पद की शपथ और तुलसी राम सिलावट, मीना सिंह ने ये बतौर वो 5 मंत्री अपनी शपथ ले चुके हैं। सीधी तस्वीरें, पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से दिखा रहे थे। आप स्वराज एक्सप्रेस पर तमाम तस्वीरें लाइव देख रहे थे। अब वहां पे जिस तरह से जो एक औपचारिक
व्यवस्था जो रहती है फोटो सेशन की, फोटो सेशन होता है, वहां पे फोटो सेशन इस वक्त तो हो रहा है कि कौन कौन से वो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली। एक ये यादगार क्षण भी रहता है। हमारे साथ हमारे चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। तो फाइनली जो पोर्टफोलियो हम बता रहे थे, मंत्रिमंडल मिनी बता रहे थे, उसका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे त्रिपाठी जी कंप्लीट हो गया। रस का ये जो 5 मंत्री शुरू के हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखें तो चूंकि ये वरिष्ठता में आते हैं, सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली इन्होंने, तो इनके पास कुछ अच्छे ही विभाग होंगे। हालांकि विभाग का वितरण किसको कौन सा विभाग देना है मुख्यमंत्री के पूरी तरह से हाथ में होता है। मंत्री बनाना है इसमें तो हाईकमान तक जाता है, मामला सामंजस्य बिठाया जाता है, जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय संतुलन सारी चीजें होती हैं। लेकिन पोर्टफोलियो के मामले में ये मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत कुछ होता है। जब इस बात को हाईकमान को लेकर अगर शिकायत की जाए कि देखिए हमारे पास विभाग तो विभाग होते हैं, ये हम लोगों की भाषा में या उनको मालूम है कि मलाईदार कौन सा है, सूखा कौन सा है। तो ये जब मुख्यमंत्री देते हैं तो इस बात की शिकायत भी हाईकमान से नहीं की जा सकती है कि हमको देखिए मलाईदार विभाग नहीं दिया है। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन 5 लोगों को तो निश्चित तौर पे बेहतर विभाग ही मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, एक बार जब सिंधिया जी ने माधव विकास कांग्रेस बनाई थी और अर्जुन सिंह ने तिवारी कांग्रेस बनाई थी, उस दौरान इंद्रजीत पटेल ने उनका साथ दिया था अर्जुन सिंह का, और महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और बालेन्द्र शुक्ला ने साथ दिया था गौरव सिंधिया का। तो इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। इनको विधायक पद से दल बदल विधेयक इन पर नहीं लगा था। लेकिन बाद में जब सिंधिया जी कांग्रेस में आ गए और अर्जुन सिंह जी भी कांग्रेस में आ गए, तब इस बात का प्रेशर डाला गया कि इनको वापस मंत्री बनाया जाए। वो कांग्रेस में आ गए और उनके समय तो दिग्विजय सिंह ने बड़ी चालाकी से तीनों को तो मंत्री बना दिया, लेकिन बालेन्द्र शुक्ला को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इसी तरह केवल आवास पर्यावरण विभाग होता है तो सिर्फ आवास इंद्रजीत पटेल को, इसी तरह महेंद्र सिंह कालो को, तीनों को ऐसे विभाग पकड़ा दिए कि सिर्फ मंत्री जरूर बन गए लेकिन विभाग ऐसा दे दिया कि जो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहे। तो विभाग का भी यहाँ महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं क्या विभाग मिलता है, लेकिन विभाग तो बेहतर ही इन लोगों को मिलेगा। बिल्कुल बेहतर ही विभाग मिलेगा, क्योंकि अभी तो प्राथमिकता लगातार यही कि सबकी तरफ से बताई जा रही है कि कोरोना से लड़ना है, जिसके चलते बहुत ही साधे और तरीके से इस मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण हुई है, जिसमें हमने देखा त्रिपाठी जी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है। वो तमाम नॉर्म्स जो वो गाइडलाइन जिसके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी वो यहाँ पे हमें देखने को भी मिले। सोशल डिस्टेंसिंग पालन भी किया है, और थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जब मंत्री को शपथ लेने के बाद सिग्नेचर कराना है तो व्यक्ति उनके पास जा रहा है। तो ये कोरोना का मामला अभी तक तो इसकी खोज ही नहीं हो पाई है। कहने की बातें अलग है कि टच होने से, एक बार टच होने से हो ही जाता है या कई बार टच होने से होता है, किस किस बातों से होता है, इसकी अभी जैसा कि इतना बार खोज हुई है कि अगर आप के हाथ में संक्रमण है और वो कीटाणु है और तो वो अगर वायरस है तो आपके नाक और मुंह के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। तो फिलहाल अभी देखना ये है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जितना पावर मेंटेन किया जाना चाहिए उतना किया भी गया है। बहुत ही सादे समारोह, हमें लगता है पहली बार इतने सादे समारोह में इस तरह का विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक फोटो सेशन होता है, जैसा आपने पहले भी कहा है, तो फोटो यादगार होता है उस मंत्री के लिए कि देखिए मैंने मंत्री पद की शपथ ली थी। जितनी बार शपथ लेंगे उतनी अलग अलग तरह की फोटो होंगी। तो फोटो सेशन के बाद अब ये कैबिनेट, जैसा कि गोविंद राजपूत ने कहा कि कैबिनेट होगी, तो कैबिनेट तब मानी जाती है, अकेले आदमी की कैबिनेट नहीं होती, कम से कम 2 या 3 होने चाहिए। तो इसी बात को लेकर के विपक्ष बार बार उठा रहा था कि 1 मैन आर्मी और कैबिनेट कैसे नीतिगत निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो अब इन 5 लोगों की कैबिनेट होगी, तब कोई नीतिगत बड़ा निर्णय भी लेना होगा तो 5 लोगों को बिल्कुल वाकई में, क्योंकि त्रिपाठी जी इससे पहले एक जोक इसको कह लिया जाए जो बहुत फेमस हो रहा था कि कैबिनेट की बैठक होती है, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, बतौर शिवराज सिंह चौहान बतौर स्वास्थ्य मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, बतौर गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, और जब तमाम मंत्रियों में नहीं बनती है तो कैबिनेट की जो बैठक है वो भी स्थगित हो गई। तो मतलब अब कहीं ना कहीं इन जोक से भी निजात मिल जाएगी। बिल्कुल जोक से निजात में, ये विपक्ष के इस समय पास एक ही तो वो था, कोरोना का मामला है, एक ही आरोप लगा रहा था। सुबह हम लोग जो इनके भूपेन्द्र गुप्ता जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है, उनसे भी बात हो रही थी, तो यही बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का अगर गठन पहले हो जाता तो इतनी बड़ी भयावह स्थिति नहीं बनती। तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि भाई
कौन सी भय इसमें, अगर मंत्रिमंडल गठन हो जाता तो किस तरह कोरोना को कैसे रोका जा सकता था। तो उन्होंने तुलसी सिलावट का हवाला दिया, तुलसी सिलावट जी इंदौर में सक्रिय हो जाते। उन्होंने कल ही ये बयान दिया था कि इंदौर में फिलहाल 10,000 किट की जरूरत है, किट नहीं पहुंची, तो अगर मंत्री होते, पावरफुल होते तो पहुंच जाता, सारी व्यवस्थाएं देख लेते। तो अब ये सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी इनको। तो त्रिपाठी जी एम्फेसाइज तुलसीराम सिलावट पे किया था, इसलिए जो मतलब अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल क्षेत्र से तो किसी को यहाँ पे किसी चेहरे को जगह नहीं मिली, लेकिन तुलसीराम सिलावट को लेकर जिस तरह से एम्फेसाइज किया था, पिछली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी मान ली, मौजूदा सरकार ने बात कि भाई अगर आपको लग रहा है कि तुलसीराम सिलावट बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति है तो हम इनको ही मंत्रिमंडल में जगह दे देते हैं। ये आज भूपेन्द्र गुप्ता ने जब उनका नाम डिक्लेयर हो गया उसके बाद ये बात कही थी कि तुलसीराम सिलावट जी को उन्होंने सवाल उठाया था। ग्वालियर चंबल संभाग से नरोत्तम मिश्रा मंत्री बना दिए गए हैं, ये अलग बात है कि सिंधिया जी से नहीं है। जैसा कि ये भी कि संभागवार ये लोग स्थिति देते हैं, बिना विभाग के मंत्री होंगे। तो जितने संभाग है 5 मंत्री है तो किसी मंत्री को 2 संभाग मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा, कुल संभागवार स्थिति में। तो हमें लगता है नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर और चंबल दोनों संभाग देखेंगे, और इसी तरह तुलसी सिलावट जी उधर के जो संभाग है उज्जैन और ग्वालियर इंदौर के वो देखेंगे। यहाँ एक बहुत थोड़ा सा चौंकाने वाले 2 नाम कमल पटेल और मीना सिंह जी का जो आया, तो उसमें राजेंद्र शुक्ला का जो नाम छूटा कि अकेले उन्होंने बिंद में राजेंद्र शुक्ला के कहने पे बहुत सारी टिकटें दी गई थी। रीवा की पहली बार इतिहास में हुआ है कि 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई, पहली बार इतिहास में हुआ है। इसके बावजूद जो आपको ध्यान हो कि 3 दिन तक जिस रिसोर्ट में सारे बीजेपी के विधायकों को इकट्ठा करके रोका गया था सीहोर के पास, वो रिसोर्ट में जो रिसोर्ट की पूरी व्यवस्था से लेकर कहा तो ये भी जाता है कि राजेंद्र शुक्ला जी का रिसोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते हम, लेकिन फिर भी उस पूरी व्यवस्था आर्थिक रूप से हर तरह से व्यवस्था राजेंद्र शुक्ला जी के हाथ में थी। उसके बाद बिंद से मीना सिंह को देना, मीना सिंह राज्य मंत्री भी रही है तो उतनी पावरफुल नहीं रही है, एक बहुत स्लो मंत्रियों की सूची में वो रही है, मूवमेंट उनका बहुत स्लो रहा है। मुझे अच्छे ध्यान है डिंडोरी की प्रभारी रही है तो मेरी मुलाकात भी हुई थी, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट मैंने कुछ सवाल किए थे तो बहुत उत्तर देने में भी असहज महसूस कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में बिंद की पूरी जिम्मेवारी बीना सिंह के हाथ में देना, राजेंद्र शुक्ला से लेकर के या और दूसरे कद्दावर नेता है उनके हाथ से लेकर के बीना सिंह को देना, ये कहीं न कहीं दिल्ली से हुआ है, सामंजस्य बिठाने की बात कही गई है। शिवराज जी ने पूरी गेंद दिल्ली के पाले में डाल दिया, आप जिसको बोले उसको हम मंत्री बना देते हैं और शपथ दिलवा देते हैं, मुझे जो लगता है। ठीक, मतलब अभी वो अपने कंधों पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे कि अगर मतलब फर्दर ऑफ टाइम अगर कोई किसी तरह का असंतोष, अगर वैसे कहा जाता है कि बीजेपी कार्डर बेस पार्टी है, लेकिन अगर किसी तरह का असंतोष अगर दिग्गजों में उपजता है या उनके समर्थकों में, तो उसकी जो सीधी जिम्मेदारी वो भी केंद्र की रहेगी। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री है तो जिम्मेवारी तो इन्हीं की ही होगी, सामंजस्य बिठाना है, आपको सामंजस्य चलाना है। बहुत सारे नाम मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे थे, लेकिन शिवराज जी को इसलिए दिया गया कि सहज सरल और जनता के बीच में उनकी अपनी एक पहुंच है, पकड़ है। ऐसी स्थिति में शिवराज जी ही 24 जो उपचुनाव है उनमें ज्यादा से ज्यादा विजय दिला सकते हैं। लेकिन जो पहले जो मंत्रिमंडल बनना था उसमें सिंधिया समर्थक चाहे गोविंद राजपूत जी और तुलसी सिलावट 2 में से एक थे, लेकिन बाद में जब इस तरह से चेंज हुआ तो हमें लगता है शिवराज जी ने भी पूरा हाई कमांड के जो वहां से निर्देश आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो उस तरह से मंत्रिमंडल बन जाएगा। क्योंकि कमल पटेल और मीना सिंह का जिस तरह से चौंकाने वाला नाम है, अगर शिवराज जी बनाए होते तो रामपाल सिंह हो सकते थे कमल पटेल की जगह, वहां राजेंद्र शुक्ला हो सकते थे मीना सिंह की जगह, गोपाल भार्गव हो सकते थे। तो ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिल्ली से पूरी तरह सामंजस्य बिठाया गया है। सिंधिया जी को पूरी तरह से तवज्जो दी गई है, इस तरह से मंत्रिमंडल 5 का बनाया गया। अभी तो आप भी जानते हैं कि 29 मंत्रियों की जगह खाली है, लेकिन पहले जिस तरह से बीजेपी के सारे होते तो मुझे लगता है कम से कम 9, जो 24 में से कम 9 मंत्री होंगे जो कांग्रेस से आए हैं। तो 9 मंत्री जब कांग्रेस से होंगे तो 25 मंत्री फिर बीजेपी के जो पुराने हैं उनमें से बन सकते हैं, 34 बल्कि और 24 मंत्री बन सकते हैं मात्र। तो ऐसे जो पिछले मंत्रिमंडल में शिवराज जी के थे जो सोच रहे हैं कि उनको मंत्री बनाया ही जाएगा, तो ऐसे 8-9 जो नाम काटे जाएंगे उनमें से उनके पुराने चेहरे भी काफी कुछ कर सकते हैं। क्या लग रहा है, मतलब कई दिग्गजों के जो दिग्गज चेहरे हैं उनके नाम अगर कटेंगे तो क्या बाकी में वो असंतोष जो बीजेपी में उपजेगा उसको शांत कर लिया जाएगा? बीजेपी मैंने पहले ही बताया कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ जब असंतोष किसी तरह से होता है तो संगठन से लेकर संघ तक
मंत्री तो रहते ही हैं, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। और चूंकि जो दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का कमजोर है, उसके कारण ये जो प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है, ये उसका प्रतिफल है। दिल्ली नेतृत्व अगर सोनिया जी, राहुल जी मजबूत होते, सीधे संपर्क में होते, उनकी बात सुनी जाती, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। कमलनाथ सरकार में जिस तरह से 15 महीने खुद मुख्यमंत्री हो गए और जो मंत्रिमंडल का गठन कर दिया, इतनी सारी सीटें खाली थी, तो उनको अगर मंत्री नहीं बनाया तो खुद चलते रहे, उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा देखें आप सामंजस्य भी कैसे बिठाया। पहली बार ये भी इतिहास में हो गया, पहली बार अगर सरकार गिरी है इस तरह, वो 67 की सम्मिलित सरकार जब बनी थी उसकी बात छोड़ दी। विजयराज सिंधिया जी जब 36 विधायकों के साथ तोड़ा था तो उसमें उनकी डीपी मिश्रा से सीधे लड़ाई हो गई थी और राजा महाराजा और उस पर कहीं न कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। तब दल बदल विधेयक भी नहीं था, लेकिन ये तो दल बदल विधेयक होते हुए मतलब इतना बड़ा कि 24 के 24 इस्तीफा दे देंगे विधायक से, इस बात की भी वो उनको परवाह नहीं रही कि हम जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कमलनाथ जी की टोटल फेलवर रहा है। 6-7 मंत्री ऐसे बनाए गए जो दूसरी बार जीते, और कई मंत्री ऐसे रहे जो कई लोग ऐसे नहीं बनाए गए, 7 बार 8 बार 6 बार इस तरह से विधायक हैं। तो ये अब असंतोष तो उपजता ही था। आप खुद सोचिए ना, एक तरफ विजय लक्ष्मी साधो 85 में संसदीय सचिव बन गई थी बोरा जी के समय, और आज भी मिनिस्टर। दूसरी तरफ कमलेश्वर पटेल, सुखदेव पांसे, प्रियव्रत सिंह, ये भी मिनिस्टर सेम। गोविंद सिंह जो रिटायरमेंट के करीब हैं, 8 बार के विधायक वो, और तरुण भानोत वित्त मंत्री। तो ये कहीं से आपको सामंजस्य दिख रहा था। दूसरी बार तरुण भानोत जीते हैं और वित्त मंत्री, दूसरी तरफ गोविंद सिंह 8 बार से जीते हैं, उनको उस तरह का। केपी सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। केपी सिंह हुए, बिसाहू लाल हुए, एदल सिंह कंसाना हुए, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव हुए, ऐसे कितने ही नाम हैं जिनको जगह नहीं दी गई। यहाँ दिग्विजय सिंह जी, सिंधिया जी और कमलनाथ जी का जो शुरू में मंत्रिमंडल वाला तो अपना अपना कोटा तय हो गया। उस कोटे से जो उनके अपने खास समर्थक थे जिनको पसंद करते थे उनके नाम दे दिए गए। सामंजस्य बिठाने का प्रयास नहीं किया गया। सामंजस्य बिठाने का जैसे अब सुखदेव पांसे कमलनाथ जी से जुड़े हैं तो उनको ले लिया, सज्जन वर्मा को ले लिया। अब सज्जन वर्मा 93 में भी मंत्री थे, इनके शासनकाल में 98 में भी, और सुखदेव पांसे दोनों बराबर। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। आज तो मंत्रिमंडल का गठन हो गया, हालांकि बेहद छोटा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? जी देखिए, अब इस समय जो परिस्थितियां हैं उस समय और इससे ज्यादा बड़ा बनाना उचित भी नहीं था, और इसलिए अभी बहुत ही तात्कालिक दृष्टि से किया है। कोरोना ये इससे निपटकर लॉकडाउन जब खत्म होगा तो फिर विस्तृत मंत्रिमंडल बनेगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप जानते हैं कि बीच के समय में कमलनाथ सरकार जब अस्तित्व में थी, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दी गया, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी उसी परिस्थिति में शपथ ली थी, और उसके बाद एकदम इस लड़ाई में लड़े थे प्रदेश की सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। आज एक छोटा सा समूह उनके साथ और जुड़ जाएगा, और निश्चित ही उसके कारण काम करने में आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करेंगे। गुप्ता जी, ये सरकार बनने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से बंगलौर की सारी घटना से लेकर के यहाँ तक की नहीं थी सरकार संभवतः अभी नहीं बनती। ऐसी स्थिति में अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं तो चाहूंगा दुर्भाग्यवश कि एक बार फिर से आप मुख्य भूमिका में आए। नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर प्लान में जो मुख्य भूमिका में ही रहते हैं। पार्टी जब जैसा उपयोग करती वैसा करते हैं, और आज हमारी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से सरकार बनी है। आज मंत्रिमंडल छोटा बन रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1.25 साल में जिस प्रकार मध्य प्रदेश को पीछे धकेल दिया गया, गरीबों की सारी योजनाएं समाप्त कर दी गई थी, हाहाकार मचा था, केवल ट्रांसफर उद्योग के अलावा कुछ हो नहीं रहा था, विकास ठप हो गया था। ऐसे में फिर से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी, जगह जगह मन मानस बना था, और आज शिवराज जी के बनने के बाद दुर्भाग्य से अब ये जो महामारी का इस समय चल रहा है उसमें पूरी सरकार लगी है, लेकिन बहुत तेजी के साथ इस पर भी नियंत्रण पाया जा रहा है। हालांकि सवाल अभी नहीं करना चाहिए। एक विधायक कम से कम 2 से 3 लाख जनता को
का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में लगभग 50 से 55 लाख अगर विधायकों के हिसाब से काउंट करें तो एक होटल में कैसे आपने सामंजस्य बना दिया 22 कुछ बातें पर्दे में रहने दीजिए। पर्दा है, पर्दे में रहने दीजिए। मैं चाहूंगा कि कभी न कभी स्वराज एक्सप्रेस से जरूर इस बात को साझा करिए कि कैसे सामंजस्य बना। बैठेंगे जरा इस पे मुक्त होकर फिर बैठेंगे, बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल गुप्ता जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो विपदा पूरे विश्व में देख रहे हैं कोरोना के, उसमें जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया, इसको लेके अब क्या हमें नई स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी? और क्योंकि आप एक बहुत अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो भी देख चुके हैं, तो क्या कुछ अब स्ट्रैटेजी में बदलाव अब हम देखेंगे? डेफिनेटली आप देख रहे होंगे शिवराज जी ने बड़ी तेजी से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की मंशा के थ्रू, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय और इलाज जो दुनिया में है वो आइसोलेशन का है, लॉकडाउन का है, और वो उसमें प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी तेजी से काम हुआ है। मैं जनता जनार्दन आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने सकारात्मक रुख लिया और उसके कारण तेजी से इस महामारी पर हम नियंत्रण पाते जा रहे हैं। आगे भी और इसी स्ट्रेटजी पे काम करके और कोरोना से मुक्ति दिलाना ये पहला लक्ष्य सरकार का है। जी, स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि ये कोरोना में सरकार की जो नीतियां है उसके अनुरूप सब सहयोग करें, क्योंकि हम सबकी जान, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान है तो जहान है, जान और जहान दोनों साथ में रखना है। तो फिलहाल प्रायोरिटी अपनी ये है और इससे जैसे ही मुक्त होते हैं फिर तेजी से मध्य प्रदेश में विकास का पहिया तेजी से घुमाना है, गरीबों के, किसानों के कल्याण की योजनाओं को फिर से लागू करना है। तो मान लिया जाए गुप्ता जी यहाँ पे कि 3 तारीख के बाद अब जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें आपको हम लोग देख रहे हैं? नहीं, मेरे साथी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो अपने आप को सरकार मानता है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो त्रिपाठी जी, यहाँ पे जिस तरह से आपने सवाल किया कि बेंगलुरु से जो घटनाक्रम शुरू हुआ था उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आए, उसको लेके सीधे कोई जवाब नहीं दिया यहाँ पे। निश्चित तौर पे सारे जो 22 विधायक थे वहाँ और उस होटल में उस 22 विधायकों में आपने देखा होगा जब उनकी बाइट भी आ रही थी, मुन्ना लाल गोयल बोल रहे कि मैं बाहर लान में उनकी जो शूटिंग करके बाइट भेजी गई थी, सब जगह सुनाया गया था, बोल रहे कि बहुत याद आ रही घर की, बहुत याद आ रही क्षेत्र की, लेकिन फिर भी जो माननीय हमारे सिंधिया जी कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। ऐसी स्थिति में एक विधायक और 4-4, 5-5 बार के विधायक कई लोगों को एक होटल में इतने दिनों तक सामंजस्य बिना के रखना और उनमें किसी तरह का असंतोष नहीं, अगर 1 या 2 विधायक भी असंतोष में बाहर आ जाते और आके पब्लिक में बोल देते, प्रेस के सामने बोल देते कि हम लोगों को जबरदस्ती किडनैप किया गया है, तो पूरा खेल ही खराब हो जाता, मामला उलट जाता और कांग्रेस के पक्ष में वो पूरे कहने को हो जाता राष्ट्रीय स्तर पर कि देखिए किस तरह से हार्ड स्टडी की गई है। लेकिन सबको एक भी इस तरह से असंतोष के स्वर विधायकों के द्वारा नहीं आए बाहर, ये अपने आप में दिल तक रखना, ये उमा शंकर जी गुप्ता जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस दौरान रही है, पूरे समय वो साथ में रहे हैं। तो ये सरकार ही नहीं बनती अगर ये भूमिका नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस बोलता है। एक्सपीरियंस तो बोलता ही है और एक्सपीरियंस वहाँ जो बोल रहा था उससे उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले वहाँ थे कुछ लोग, राहुल लाल जी वगैरह, तो उनको संभाल के रखना, उनको समझ बिठाना, किसी तरह असंतोष बाहर न आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये चुनौती उमाशंकर गुप्ता जी और साथ में अरविंद भदौरिया 2 लोगों ने चुनौती इसको स्वीकार किया था। उमाशंकर जी पूरे समय साथ में रहते, अरविंद भदौरिया जी चूंकि एमएलए थे तो आते जाते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोबारा तीसरी बार शिवराज जी अगर ठीक है, त्रिपाठी जी रुकना चाहूंगी, ताजा अपडेट ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी निर्मल सिंह बैंस जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। निर्मल जी बताइए क्या कुछ और जानकारी आप दे पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आज शिवराज की जो है मिनी कैबिनेट का गठन हो गया है और अभी फिलहाल जो है मंत्री राजभवन में ही है, उसके बाद सारे के सारे नव जो है पदस्थ मंत्री मंत्रालय जाएंगे और वहां शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। और कैबिनेट की बैठक के बाद आज शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री कोरोना की समीक्षा बैठक लेंगे, जो कि अधिकतर अमूमन वो 4 बजे ही लेते हैं। तो आज बदले हुए परिप्रेक्ष्य में 28 दिन बाद अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वन मैन शो की भूमिका में नजर आ रहे थे।
आज उनके साथ 5 मंत्री और बैठेंगे और कोरोना की लड़ाई, जैसा कि सरकार और उसके मंत्री बता रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, तो उस पर गहन मंथन किया जाएगा। उसी में नवनियुक्त मंत्रियों को जवाबदारी सौंपी जाएगी और पूरे प्रदेश का हाल जानने की कोशिश उनके जरिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आज यूं कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ गई है। जी बिल्कुल। तो निर्मल जी, इस मिनी कैबिनेट का बिग एजेंडा आज की कैबिनेट में जो बैठक होने जा रही है वो कोरोना ही रहने वाला है। जी बिल्कुल, कोरोना ही जो है इस समय एक तरह से यूं कहना चाहिए कि आशंका का जो है एक बादल सा पूरे प्रदेश पर छाया हुआ है। जिस तरीके से खासकर इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस सब से निपटना, देखिए रश्क, इस समय अगर मंत्रिमंडल में देरी की जाती गठन में इससे भी ज्यादा, तो ये तोहमत लगने लगती सरकार पर कि सरकार ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। शिवराज सिंह चौहान खुद वन की भूमिका में नजर आते रहे और उन्होंने पूरा श्रेय खुद ही लूटने की कोशिश की। तो ये एक तरह से परीक्षा की भी घड़ी शिवराज सिंह सरकार के लिए है। जब कोरोना काबू में आ जाएगा रश्क, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि 24 जो है विधानसभा उपचुनाव होना है प्रदेश में, और जिनमें से जो है 22 बागी जो है विधायक उनके क्षेत्र रहेंगे और उनमें से भी जो है करीब 16 जो है ग्वालियर चंबल इलाके में रहेंगे। तो ये सारी चीजों का जवाब जब मैदान में उतर के देना पड़ेंगे और कांग्रेस जब इन चीजों को मुद्दा बनाएगी तो उन सब की तैयारी, देखिए सरकार को, शिवराज सरकार को 2 मोर्चों पर तैयारी करना है। पहली तैयारी तो कोरोना से निपटने की और दूसरी तैयारी जब इसके बाद स्थिति सामान्य होने के बाद जब वो उपचुनाव में उतरेगी तब वो किस तरीके से जो है कांग्रेस के आरोपों को फेस कर पाएगी, कितना जनता को कन्विंस कर पाएगी। क्योंकि ये जो 22 है ये जो है पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो कितना बीजेपी के कार्यकर्ता उनका साथ देते हैं, किस तरीके से ये जनता के बीच अपनी बात रख पाएंगे, ये सारी चीजें जो है लंबी दूरदर्शिता के साथ जो है बीजेपी को काम करना होगा और शायद वो उसी दिशा में उसी को सोचकर हर जो रणनीति तय कर रही है। जी कुछ निर्मल, जो उपचुनाव होने हैं उसमें तो खैर एक भिंड में उपचुनाव जो जिनकी मृत्यु हो गई है और दूसरे ऊंटवाल जी हैं आगर मालवा से हैं, यहाँ अलग स्थिति। आज कोरोना की स्थिति कुछ है क्या? आप आज कोरोना के बारे में कोई नए पेशेंट, एक बहुत ही दुखद खबर है कि उज्जैन में एक और थाना प्रभारी की उज्जैन में जो संक्रमित पाए गए थे, दौड़ जाके उनकी डेथ हो जाती है। ये और बहुत अब ये गंभीर स्थिति लेता जा रहा है। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, सारी चीजें आप ही ने जानकारी दी कि संभागवार अब इन मंत्री देखेंगे, तो क्या तेजी आ सकती है? देखना तो सरकारी अधिकारियों को ही है जो है। देखिए, जैसे कि कल भी हम इंतजार में थे कि जो एक लार्ज स्केल पर जो जांच हुई हैं उनके रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, तो हो सकता है आज वो जांचें आ जाए। उसके बाद जो स्थिति होगी वो बताएगी कि कोरोना किस स्थिति में प्रदेश में फैल चुका है, कितना उसने संक्रमित कर दिया प्रदेशवासियों को। और चूंकि भोपाल, राजधानी भोपाल की बात करें, उज्जैन की बात करें या इसके अलावा इंदौर की बात करें, तो ये रेड जोन में फिलहाल बने हुए हैं। और दूसरी मौत, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे पुलिस अधिकारी की, जिनकी की मौत इंदौर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। तो ये जो बड़ी गंभीर स्थितियां हो रही हैं, 2 पुलिस अधिकारी जो है काल के गाल में संभाल रहे हैं। और पुलिस के जो इस समय मैदानी स्तर पर देखिए, स्वास्थ्य महकमा और पुलिस का जो है 2 ही विभाग ऐसे हैं जो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। और इस तरीके के अगर जो है घटनाएं होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक डेमोराइजेशन पैदा होता है। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए, और चाहे फोर्स हो या जो है स्वास्थ्य महकमा हो, इनको मोटिवेट करने के लिए अब ये जो मंत्री हैं ये भी अपनी भूमिका निभाएंगे। और बहुत कुछ संभव है, जिस तरीके से तुलसी सिलावट के पास स्वास्थ्य महकमा रहा ही है और इंदौर में भी सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है, तो उनकी सक्रियता जो है आज के बाद इंदौर में जो है ज्यादा देखने को मिलेगी और शायद उसका असर भी नजर आया। कल ही जो है केंद्र ने इंदौर की स्थिति खासकर देखते हुए केंद्र ने जो है केंद्र की टीम भेजी है, वो भी यहाँ का आकलन कर रही है, स्थिति का आकलन कर रही है और रोकथाम के उपाय बता रही है। साथ ही ये भी अध्ययन कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना किस तरीके से इंदौर में फैल गया। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी
भी जो है धीरे धीरे कोरोना अपने पैर पसारता ही जा रहा है। नए भोपाल के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां कंटेनमेंट घोषित कर दिए गए हैं। ये सिर्फ पुराने भोपाल तक ही सीमित नहीं रह गया, या जो है ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पुराने भोपाल में ही कोरोना है, नए भोपाल के भी कई इलाके इसमें शामिल हो गए। तो स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। निर्मल जी, रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोशी जी, बहुत स्वागत है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार जोशी जी। जोशी जी, आज मिनी कैबिनेट को हमने देखा है शपथ लेते हुए, किस तरह से आप देख रहे हैं, और जिस तरह से कोरोना की जो संकट देश में, जिस तरह से कोरोना संकट है, उसमें इस मंत्रिमंडल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद ये कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया था जी। उस कारण से निश्चित रूप से थोड़ा समय तो लगा मंत्रिमंडल गठन का, लेकिन मध्य प्रदेश की दरकार भी थी कि कम से कम 2-4-5 मंत्री हों ताकि संभाग वाइज कम से कम जिम्मेदारी हो जाए, क्योंकि अकेले मुख्यमंत्री जी सब काम खुद देख रहे थे। ऐसे दृष्टिकोण में विस्तार की दृष्टि से 5 वरिष्ठ लोगों को, जिनका कि लंबा अनुभव है मंत्रिमंडल का भी और राजनीति का भी, 2-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं, ऐसे लोगों को आज मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। मेरे को लगता है कि निश्चित रूप से अभी जो कोरोना से संकट से मध्य प्रदेश जूझ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने में, उन तक मैसेज पहुंचाने में एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में ये लोग काम करेंगे। जी। इस बतौर नई टीम से आपको कितनी उम्मीद है? नहीं, देखिए, सभी अनुभवी लोग हैं, काफी उनका क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व भी है। ऐसे दृष्टिकोण में मैं मान सकता हूं कि इस आधार पे संभाग वाइज काम शायद इनको दिया जाएगा, तो ये अपने अपने संभागों में इस जिम्मेदारी को बखूबी अच्छे से अंजाम कर पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे। जोशी जी, थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, हालांकि मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, बिंद की जिम्मेवारी मीना सिंह जी के हाथ देना। अनुभवी है, वरिष्ठ है, मान सकते हैं, लेकिन उनसे कहीं वरिष्ठ राजेंद्र शुक्ला जैसे कई लोग हैं जिनको देते तो हो सकता है वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था कर सकते थे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव 1985 से अभी तक लगातार अजेय रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जब सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री रहते हैं सामान्य तौर पे। तो ऐसी स्थिति में हालांकि हो जाता है कभी कभी, आपके पिताजी के साथ भी ये हुआ था। माननीय कैलाश जोशी जी नेता प्रतिपक्ष 90 में सरकार बनी थी तो उनको मुख्यमंत्री बना के सुंदरलाल पटवा जी को बना दिया गया था, तो कभी हो जाता है, लेकिन मंत्री तो कम से कम गोपाल भार्गव को पहली लिस्ट में बनाना चाहिए था। एसपी साहब, आप भी क्रिकेट के अच्छे प्लेयर रहे, मैंने आपको देखा भी क्रिकेट खेलते हुए हमीदिया के मैदान पे। मैं तो ये कह सकता है, जब बॉलर की जरूरत होती है बॉलर को लिया जाता है, जब बैट्समैन की जरूरत होती है बैट्समैन को लिया जाता है। एक छोटी टीम बन रही थी ये समझ लीजिए 20 मैच के लिए टीम बन रही थी। उस हिसाब से समीकरण तो सब देखना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे अधिक जनजाति बंधु, तो एक जनजाति का चेहरा लेना आवश्यक था, एक हमारे अनुसूचित जाति का चेहरा लेना आवश्यक था। तो ये सब दृष्टिकोण से, चूंकि एक छोटी टीम का गठन का कहीं ना कहीं पालन करना था उन्हें, इस दृष्टिकोण से जो अच्छे उस टीम में एडजस्ट हो सकते थे उनको एडजस्ट करने का प्रयास किया। दूसरा विंध्य का, मालवा का, ग्वालियर का, ये चीज भी देखी गई है। तो ऐसे दृष्टिकोण में इन 5 लोगों को अभी समायोजित किया, और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान भी दिया है कि बहुत जल्दी ही जैसे कोरोना संकट निकलेगा एक बड़ी टीम का गठन होगा। आप गोपाल भार्गव जी को बैट्समैन मानते हैं बॉलर? नहीं, गोपाल भार्गव जी तो ऑलराउंडर है। तो ऐसे समय में ऑलराउंडर की ज्यादा जरूरत थी। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, विशेषज्ञ पिच को देखने के बाद किया जाता है ना कि पिच स्पिन ले रही है कि पिच फास्ट बॉलर को सहयोग करेगी, उस आधार पर टीम का चयन हुआ है। मतलब गोपाल भार्गव जी स्पिन ज्यादा अच्छी खेलते हैं पेस बॉल के अपेक्षा? नहीं, मैंने कहा ना वो ऑलराउंडर है। इसमें सब समीकरण को देखा गया है। छोटी टीम बनानी थी, छोटी टीम में जो विशेषज्ञ हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था, जनजाति को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था, इस नाते से इन लोगों को लिया गया है। जैसा ऊपर से निर्देश होगा या कोरोना के इस चीज का पालन करना, खास करके जो हम सब कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसे दृष्टिकोण में संभागों की दृष्टि से जो लोग उचित लगे उनको स्थान दे दिया और वो आगे काम कर लेंगे। बिल्कुल जोशी जी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है कि छोटा मंत्रिमंडल है और उन लोगों को लेना ज्यादा जरूरी था जो कोऑर्डिनेशन बैठा सके, इसी वजह से गोविंद सिंह राजपूत को ले लिया गया है और भूपेंद्र सिंह को नहीं लिया गया। नहीं, देखिए, सत्ता आपके समीकरण के साथ साथ कभी कभी कुछ बातें बाहर भी तय होती है।
ये पूरा आपको सबको पता है कि इस बात में कहीं न कहीं बार बातें तय हुई थी। उस तय बात के आधार पर क्योंकि कहीं न कहीं उन लोगों को स्थान देना जरूर आवश्यक भी था, तो उस दृष्टिकोण से उनका स्थान दिया गया। भूपेंद्र सिंह जी हमारे माननीय नेता है, प्रदेश के महामंत्री जैसे पद पे रहे, तो हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। आज संगठन उनकी आवश्यकता वो काम भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो ऐसे दृष्टिकोण में जिन लोगों को समायोजित करना था छोटी टीम में, उस टीम को समायोजित कर लिया। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम भविष्य में जैसे कोरोना संकट होगा उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, उसमें सबको उचित प्रतिनिधित्व मिल भी जाएगा। बहुत शुक्रिया जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। निर्मल जी, जैसा आपने सुना कि भाई जिन जिन की जरूरत थी, क्योंकि कैबिनेट बड़ा छोटा है और जिनकी जरूरत थी पहले प्राथमिकता उनको दी गई है। देखिए रश्क, ये तो बिल्कुल तय है कि ये जनादेश की सरकार नहीं है, जुगाड़ की सरकार है। और जुगाड़ की कोई भी चीज हो रश्क, तो उसमें कुछ उसकी मजबूरियां होती हैं। ये वही मजबूरियां हैं क्योंकि जी 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 बात पूरी कीजिए। हाँ बोलो। जी नहीं, आपको नहीं बोलना है। हाँ जी बोलिए। जी त्रिपाठी जी आपको ही बोलना है। आपने जैसे कहा कि जुगाड़ की सरकार है, जुगाड़ में फेविकॉल का जोड़ लगाया गया है, आपका कहने का मतलब यह है सिंधिया जी के साथ। जी देखिए, बिल्कुल अब जो है शिवराज और महाराज की सरकार, ये कांग्रेस ने जो है अभी से इस वाक्य को पकड़ लिया है, शिवराज और महाराज की सरकार। तो देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जुगाड़ की कोई भी चीज हो उसकी अपनी कुछ मजबूरियां रहती हैं। बड़ी दुविधापूर्ण और विरोधाभासी बातें हैं, जैसा कि अभी आप दोनों जिक्र कर रहे थे कि इतने दिग्गज, इतने अनुभवी मंत्री, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, भूपेंद्र सिंह तो बल्कि खुद इस्तीफे लेके आए थे 22 मंत्रियों के, 22 विधायकों के। तो जिन्होंने इतना ज्यादा पार्ट निभाया है उनको दरकिनार करते हुए, अनुभवी लोगों को दरकिनार करते हुए, बीजेपी के अनुभवी लोगों को दरकिनार करते हुए, बीजेपी की अगर बात करें तो चाहे जो है कमल पटेल की बात करें या मीना सिंह की बात करें, तो इनसे कई गुना अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं। जैसे अभी त्रिपाठी जी खासकर गोपाल भार्गव का जिक्र कर रहे थे, तो ये अनुभव ही तो कोरोना से लड़ाई का सबसे पहला हथियार हो सकता है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी दीपक जोशी जी से बात हो रही थी जो कि पूर्व मंत्री भी थे बीजेपी के, तो ये समीकरण यानी कि जो मजबूरियां, समीकरण का दूसरा नाम जो है राष्ट्र के इस समय मजबूरी बना हुआ है, किस तरीके से मैनेज किया जाए। कमल पटेल की बात करें तो बेहद ही चौंकाने वाला नाम है। खुद ही जो है रेत खनन को लेकर शिवराज सरकार के दौरान ही वो कई प्रकार के आरोप जो है खुलकर लगाते रहे हैं। और तो इस तरीके से ये चीजें जो है ये फिलहाल जो है एकदम से समझ में आने वाली नजर नहीं आ रही है। इसका एक वजह जरूर ये हो सकती है कि इस सबसे सिंधिया समर्थक जो है, जी आप जिस तरह से कह रहे थे कि वो आरोप लगाते आए हैं कमल पटेल, तो इस बार आरोप ना लगाए तो पहले से ही शांत करा लिया जाए। देखिए आरोप, चूंकि अब तो शिवराज सरकार ने एक तरह से राष्ट्र काम करना शुरू ही नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली नहीं कि कोरोना की महामारी उनके सिर पे माथे आ गई कहना चाहिए। तो ये तो खैर बात की बात है कि बाद में क्या होता जब सरकार चलती, कुछ महीने जो है खासकर जो है उपचुनाव के बाद चलती, उसके बाद रेत खनन के क्या हाल होता, वो खैर बात की बात थी। लेकिन ये मुझे लगता है कि सिंधिया का जो गुट है उसको कुछ संदेश पहुंचाने की यहाँ पर जो है इशारे कुछ किए गए हैं बीजेपी के जरिए इस तरीके का मंत्रिमंडल गठन करके, क्योंकि वरिष्ठ बीजेपी ये आज बता रही है कि वो जो है अपने अनुभवी नेताओं को भी दरकिनार कर सकती है, उसके फार्मूले दूसरे हो सकते हैं। और इन्हीं फार्मूलों पर जो है कांग्रेस के जो सिंधिया गुट के जो विधायक और हैं पूर्व विधायक, उनको भी हम फिट कर सकते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी लंबी सुनियोजित रणनीति के तहत जो है बीजेपी ने ये काम किया है, जिसमें उपचुनाव तो खैर मुख्य उसको देखकर ही ये सब किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। त्रिपाठी जी चलते चलते आपकी प्रतिक्रिया, कंक्लूडिंग रिमार्क। जो मुझे लगता है कि उपचुनाव 1 महीने बीत गए, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए, निर्वाचन आयोग की ये कंपलसरी नियम है। अब ऐसी स्थिति में ये निश्चित तौर पे जो सिंधिया जी के 6 मंत्री थे उन 6 के अलावा कुछ और मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए अगर चुनाव मैदान में आप फिर से जाते हैं, जनता आपसे पूछेगी, अभी जिता के भेजे थे
मुश्किल से 1 साल 1.5 साल हुए हैं, फिर से आप आ गए। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी जनता उल्टा जनादेश भी दे देती है। तो उस जनादेश को कंट्रोल करने के लिए कि किस तरह से जनादेश मिले, इसके लिए अगर मंत्री रहते हुए आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो वहां की जनता सोचती है, चलिए जैसे हरदीप सिंह लंग के बारे में अभी आपने भट्ट जी से बात की, उन्होंने कहा कि वहां के लोग चाहते हैं कि हरदीप सिंह लंग मंत्री बने यानी क्षेत्र के विकास में ज्यादातर कम से कम जो विभाग उनके पास रहेगा उस विभाग का ज्यादा से ज्यादा बजट अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्री रहते हुए चुनाव जीतना ज्यादा इजी होता है, न कि आप विधायक भी नहीं मंत्री भी नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा ये हमें लगता है 10 मंत्री बना सकते हैं, जिससे कम से कम 10 उपचुनाव ये कंफर्म जीत जाए। 107 इनके पहले से है तो 117 यानी 116 की जगह एक कंफर्म मेजॉरिटी इनको मिल जाए। अगर कांग्रेस जीत जाती है 16 अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर मामला उल्टा, लेकिन वहां उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे 24 उपचुनाव होने हैं, 24 में से अगर 10 भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो इनके 117 हो जाएंगे, मेजॉरिटी कंप्लीट हो जाएगी 10। और जब जिसकी सत्ता रहती है वो ज्यादातर उपचुनाव उसके पक्ष में जाते हैं। अगर ये कांग्रेस की सत्ता होती है तो जो उपचुनाव होते ना तो वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। त्रिपाठी जी, जिस तरह से इस उपचुनाव में होने में, क्योंकि वक्त की बेहद कमी है, जब ये बाइपोल इलेक्शन होंगे, जितना ज्यादा वक्त अगर मिलेगा तो कांग्रेस उतनी ढीली पड़ती जाएगी और बेनिफिट यहाँ पे बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस तो देखिए ऑलरेडी सरकार जिस तरह से कांग्रेस बना ली थी उसको सामंजस्य बिठा के जिस तरह अगर चलाती रहती तो 5 साल में अपना अच्छा खासा मजबूत, 15 साल में कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो उखड़ चुके हैं। अब ऐसे से 15 महीने में ही सरकार गिर गई तो वो भी मायूस है। लेकिन एक ही उनको कहीं ना कहीं बहुत दूर से थोड़ी बहुत आशा दिख रही है कि हो सकता है जनता इनको इस माध्यम से ये जो भाजपा से प्रत्याशी बनेंगे हरा दे कि आपने अपनी पार्टी के साथ धोखा किया, दगाबाजी किया। लेकिन वहीं सिंधिया जैसे स्टार प्रचारक के चले जाने से कांग्रेस को और नुकसान हुआ। कुल मिला के कांग्रेस हाईकमान हो चाहे कमलनाथ जी, उन्होंने सामंजस्य नहीं बिठा पाए, जिसके कारण ये सब सारी स्थिति बनी। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज शिव की सेना का गठन हो गया है और जिसमें बेहद ही छोटा ये मंत्रिमंडल देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये पूरा मंत्रिमंडल आगे काम करता है और आने वाले वक्त में किसको कौन सा विभाग मिलता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।